नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के 8 लाख से ज्यादा किसानों को मिला पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का लाभ। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। प्रधानमंत्री को बताया किसानों का सच्चा हितैषी। निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक किया 2 गुना। बीएलओ पर्यवेक्षकों समेत ईआरओ और एईआरओ को बड़ी राहत। और उत्तराखंड के मदरसों में जल्द शुरू होगी संस्कृत की पढ़ाई। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, अरबी के साथ संस्कृत का ज्ञान बढ़ाएगा छात्रों के लिए रोजगार के अवसर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त देश भर के किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की। उत्तर प्रदेश के काशी से आयोजित मुख्य कार्यक्रम से जुड़ते हुए देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों के खाते में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी हैं। यह पहली बार है जब किसानों को इतने निरंतर और पारदर्शी रूप से सहायता मिल रही है। उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुंची है और पहली बार देश की आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया कि वो परिश्रमी हैं, वो देश के अन्नदाता हैं और उनका भी हर प्रकार से उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनकी चिंता होनी चाहिए और जो काम वो देश के लिए और दुनिया के लिए सभी प्राणियों के लिए अन्न उगाने का अपनी मेहनत से करते हैं, कहीं न कहीं उनको उस रूप में प्रोत्साहन भी होना चाहिए। इसी को लेकर किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करेगी। आज देश के अंदर किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनके कारण से किसान अपनी आय को दुगना कर रहे हैं, नई नई तकनीकी नवाचारों को अपना रहे हैं, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी होने के मौके पर चंपावत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सुई लोहाघाट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले में भी 38,600 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये किस्त किसानों को मिलती है। अपने जनपद चंपावत में टोटल 38,600 किसान पंजीकृत हैं। आज ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट में आयोजित किया गया है। इसमें करीब 80 किसानों ने प्रतिभाग किया है। वहीं किसान सम्मान निधि मिलने से किसान सरकार का आभार जता रहे हैं। उनकी माने तो जरूरत के समय ये राशि उनके काम आती है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी ये किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है, इससे मैं आपको कहूँ तो गांव वालों को यानी किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। इवन किसान सम्मान निधि के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो कि अभी स्टार्ट की गई हैं। पहले ये सब नहीं थी चीज़ें, तो किसान को कृषि संबंधित जो भी कार्यों में काफ़ी परेशानी होती थी। आजकल क्या है, ये कुछ सम्मान निधि ये मिल रही हैं, कुछ अन्य जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, इन सब से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है किसानों को। खासकर हमारे हिली एरिया में जो छोटे किसान हैं, जो कि बहुत लार्ज पैमाने पर जो है खेती नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये 2,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। खासकर उसके लिए जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उस किसान को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी इस योजना का लाभ यह है कि ये हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है जिसका कि कोई सहारा नहीं है।
हर एक किसान को जो कि ये सोचता है कि ये पैसा कोई खा जाएगा या बीच में ऐसा कुछ नहीं, आज ये डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंच रही है। वहीं उत्तरकाशी में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी होने के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल भी लगाए। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई यह 20वीं किश्त किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिकी और कृषि संवर्धन की नीति का प्रतीक है। उन्होंने किसानों से अपील की कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय रहते पूरी कर लें ताकि योजना की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सम्मान निधि में हमारे लगभग 50,000 कृषक हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है। तो आज प्रगतिशील किसान भी आए थे और बागवानी जो करते हैं प्रगतिशील वो भी आए थे। विभागों के स्टॉल भी रहे थे और मुख्यतः ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किस्त आज जारी की गई है किसान सम्मान निधि की, तो उसके उपलक्ष्य पे हम लोगों ने इसी पे चर्चा करी थी कि जो हमारी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, उनका लाभ वो किस तरह से ले सकते हैं ग्राम स्तर पर, और किसी भी तरह की जो जानकारी है उसके लिए हमने स्टॉल में उनको जानकारियाँ भी दी हैं। चुनाव कराने वाले जमीनी सिपाहियों को अब मिलेगा उनका हक। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ और पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ईआरओ और एईआरओ को भी पहली बार वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। अब बीएलओ को सालाना 6,000 की बजाय 12,000 का पारिश्रमिक मिलेगा, यानी सीधे दोगुनी बढ़ोतरी। इतना ही नहीं, बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में जुटे बीएलओ को पहले 1,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे उप जिला मजिस्ट्रेटों को अब 30,000 रुपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा, जबकि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को 25,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। उत्तराखंड में लगभग 13,000 बीएलओ और 70 से अधिक ईआरओ कार्यरत हैं, जो मतदाता सूची को अद्यतन रखने और चुनाव को निष्पक्ष कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। निर्वाचन आयोग का यह फैसला उनके अथक परिश्रम को सही सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मदरसों में अब संस्कृत के श्लोक गूंजेंगे। इसके लिए मदरसा बोर्ड संस्कृत विभाग के साथ एमओयू करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि एमओयू की कार्यवाही अंतिम दौर में है। एमओयू होने के बाद जैसे ही मदरसा बोर्ड को संस्कृत के अध्यापक उपलब्ध होंगे, उसके बाद मदरसा बोर्ड के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए रुड़की और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है। अध्यक्ष कासमी ने यह भी बताया कि मदरसा बोर्ड के छात्र अगर संस्कृत सीख जाएंगे तो वह कई क्षेत्रों में रोजगार पाएंगे। वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। और यही हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पैगाम दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, तो मैं आपके बीच में बात कहना चाहता हूं कि हम संस्कृत को मदरसों के बच्चों में पढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम मुसलमानों की ये गलतफहमी भी दूर कर रहे हैं कि संस्कृत और अरबी इनमें सिमिलरिटी बहुत है। अगर हम अरबी जानते हैं और उसके साथ संस्कृत भी जान जाएं तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल होंगे और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का ऐलान किया है, जो वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए तैयार की गई यह नीति देश की 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 30 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को संगठित शक्ति देने का कार्य करेगी। इस नीति के जरिए महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगजनों की
समावेशी भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही सहकारी समितियों को स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल कॉमर्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी विस्तार मिलेगा। नई नीति के अंतर्गत सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, वित्तीय सशक्तिकरण और कानूनी सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। आदर्श सहकारी ग्राम जैसे मॉडल गांव बनाए जाएंगे जो आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास का उदाहरण पेश करेंगे। नीति के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जाएंगी और एक डिजिटल सहकारी रोजगार कार्यालय की भी स्थापना होगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 न सिर्फ सहकारिता को आर्थिक विकास का दूसरा इंजन बनाएगी, बल्कि यह लोकतंत्र और समावेशन के जरिए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बुनियाद भी रखेगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।